बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ये जो हमने अपना पहला जो पार्ट पढ़ा था, किसका था? वो था इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जो चैप्टर था हमारा फर्स्ट ईयर का। सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो कि लिपिड्स एंड क्लासिफिकेशन से स्टार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको जो है ये लिंक उसका दे दिया है पहले पार्ट का, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप देख लें। और आपने अगर वो पहला पार्ट नहीं देखा इसका चैप्टर का, तो आप ये देख लें, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन देखी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर देखा था, और देखा था कार्बोहाइड्रेट्स और क्लासिफिकेशन के बारे में। और अब जो है इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी, लिपिड से डिस्कस करेंगे हम, लिपिड एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्रोटीन्स और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड के बारे में आज जो है हमारी डिबेट होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम पहुंचे हुए थे लिपिड्स तक। लिपिड्स क्या है? व्हाट आर लिपिड्स? Lipids are the heterogeneous group of compounds related to the fatty acids। अगर हम लिपिड्स को डिफाइन करें कि लिपिड्स क्या है, तो बेसिकली लिपिड्स जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप है कंपाउंड्स का, जो रिलेट कर रहे होते हैं किसके साथ? फैटी एसिड्स। बेसिकली लिपिड्स फैटी एसिड्स ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, सोल्यूबल नहीं होते। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की जब हम बात करते हैं, ईथर को ले लें, क्लोरोफॉर्म को ले लें, बेंजीन को ले लें, अल्कोहल को ले लें, तो उन चीज़ों में ये क्या होते हैं? ये सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। लिपिड्स के अंदर हम क्या, जब हम लिपिड्स की बात करते हैं, हमारे माइंड में फट से बात आती है किस चीज़ की? हम देख लेते हैं उसकी फैट्स को, ऑयल्स को, वैक्सीज को, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को, तो ये सारी चीज़ें लिपिड्स में आती हैं। तो ये ज़ाहिर बात है पानी में इंसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें लिपिड्स की, तो 3 तरह के लिपिड्स हम यहाँ पे बताए हुए हैं। एक सिंपल लिपिड्स होते हैं, दूसरे होते हैं कंपाउंड लिपिड्स, और तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे होते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। ये देखें, ये पहला सिंपल लिपिड्स है, दूसरा कंपाउंड लिपिड्स है, और तीसरा क्या है? तीसरा है डिराइव्ड लिपिड्स। अब आपको वर्ड ही बता रहे हैं, सिंपल लिपिड्स जो किसी चीज से डिराइव नहीं हुए, जो सिंपल है, उसको सिंपल लिपिड्स बोलेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं फैट्स और ऑयल्स की। जैसे कि फैट्स और ऑयल्स की जब हम बात करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये फैट्स, ठीक है, सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स या मिक्स ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये सिंपल, जब हम ट्राइग्लिसराइड्स की बात करेंगे, फैट्स की सिंपल बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये सिंपल लिपिड्स हैं या होमोलिपिड्स हैं, जो किसी चीज से मिले नहीं हुए, ठीक है। इसकी दूसरी एग्जांपल है वैक्सीज। वैक्सीज जो हैं वो भी हम उसको कैटेगराइज करते हैं सिंपल लिपिड्स के अंदर, ठीक है। एसिलग्लिसरोल्स, ये सारी चीजें क्या है? ये सारे सिंपल लिपिड्स हैं, ठीक है। अब अगर हम कंपाउंड लिपिड्स की बात करें, कंपाउंड लिपिड्स आपको वर्ड ही बता रहा है। कंपाउंड बनता कैसे है? जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। तो वो जब 2 डिफरेंट मिलेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे, और कंपाउंड को हम हेट्रो बोलते हैं। हेट्रो मतलब 2 डिफरेंट चीजें, ठीक है। अब इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, तो क्लासिफिकेशन फास्फोलिपिड्स देख लें, ग्लाइकोलिपिड्स देख लें। अब देखें, आपको वर्ड ही बता रहा है, फास्फोलिपिड्स 2 चीजों से मिलकर बना है, ग्लाइकोलिपिड्स 2 चीजों से मिलकर बना। हम पहले भी अपने पहले पार्ट में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि लिपिड्स जब हम कार्बोहाइड्रेट्स जो मिलते हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड्स, इस तरह की कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो उस तरह के ये उसी की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। और जो तीसरी बात है, तीसरे जो इसकी क्लासिफिकेशन में टर्म आती है, वो कौन सी है? वो है हमारे पास डिराइव्ड लिपिड, जिसमें हमारे पास स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, टर्पिन्स आ जाती हैं, कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं। तो ये कैरोटीनॉइड्स हैं, तो ये सारे तीनों चीजें किस में आ जाएंगी? ये डिराइव्ड लिपिड्स में आ जाएंगी, ठीक है। स्टेरॉइड्स ले लें, इस तरह की चीजें। तो टर्पिनॉइड जो है वो हमें पता है कि सिंपल रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, और इसमें जो है वो क्या नाम है, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। टर्पिन्स भी ऐसे ही होती हैं, स्टेरॉइड से डिराइव्ड लिपिड्स हैं, जो किसी और चीज़ से डिराइव हुए हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी क्लासिफिकेशन का स्केच था, ठीक है। तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स को अगर हम डिफाइन करें, तो प्रोटीन्स हमें बहुत ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ये हमें पाई जाती है, मिलती है, हमें पता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, तो पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स, या हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड्स जो कि रखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 4 जो कंपाउंड्स रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स का नाम देते हैं,
ठीक है। और एक और पॉइंट के ये जो है तमाम सेल्स के अंदर हमें ये मिलते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स जो हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, सही है। जैसे कि इंजाइम जो हमारे हैं, जो हमारी हमें हमारे फंक्शंस को चला रहे हैं, हमारे अंदर के मेटाबॉलिज्म को रन कर रहे हैं, तो वो सारे क्या हैं, वो सारे के सारे जो है वो प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। तो लाइक हम देख लेते हैं कि इस तरह की प्रोटीन्स जो आप देखें अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होती हैं प्रोटीन, तो हमें पता ही है। अमाइनो एसिड का जो ग्रुप है अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो सेम कार्बन से अटैच्ड होता है, ठीक है। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ अमाइनो एसिड्स, और ये अमाइनो एसिड्स किसकी बात कर रही हूँ, प्रोटीन्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको स्केच दिखाया हुआ है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर का। यहाँ पे देखें, एक जगह पे इसके अमाइनो ग्रुप है, एक जगह पे इसके क्या ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर दिया हुआ है और नीचे जो है वो आर ग्रुप दिया हुआ है, तो ये चेंज हो सकता है। तो मैं बात क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किस चीज के, प्रोटीन्स के, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, ये भी हमें पता है, जो इस तरह के पॉइंट्स का। तो अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैव बीन फाउंड, और अमाइनो एसिड्स हमें क्या बना रहे होते हैं, हमारी प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स ही बना रहे होते हैं, ठीक है। 170 टाइप्स हैं, जिसमें से 25 जो हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। आपका एमसीक्यूज के लिहाज से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो आप ये नोट करते जाया करें साथ साथ कापी पेन पे, ठीक है। कि टोटल कितने हैं, 170 हैं, और प्रोटीन से कितने मिलके बने हुए हैं, 25 मिलके बने हुए हैं प्रोटीन से, ठीक है। और 20 जो है वो जो है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है बेसिकली वो 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है वो मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो हम बात ये थोड़ी सी प्रोटीन्स की थी। अगर हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को देख लें तो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर हमें पता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, और प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स मिक्स भी बहुत कर लेते हैं और उसमें से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो इस चीज़ को ख्याल से सुनिए आप। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे अगर हम आ जाएं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको ये देखें, अमाइनो एसिड की बिल्कुल शीट सी नजर आ रही है आपको। तो अमाइनो एसिड, जब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर जब हम सीक्वेंस, क्योंकि प्रोटीन्स बनी ही अमाइनो एसिड्स की होती हैं, तो जब हम सिंपल प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की बात करेंगे तो हम वो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। सीक्वेंस या चेन ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये हमें पता है कि एफ सेंगर था पहला साइंसदान जिसने अमाइनो एसिड के सीक्वेंस प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर डिटरमाइन किए थे, ठीक है। तो उसने जो है बताया था कि इंसुलिन जो है 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको ये लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो जस्ट आप रिमाइंड करते जाएं, ठीक है। उसमें से 21 अमाइनो एसिड एक थे, और एक जो है वो 31 जो है वो, एंड अदर जो है वो 30 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती थी जब वो हेल्ड किए जाते हैं किस, अच्छा, इनके दरमियान आपने क्या चीज़ नोट करनी है, इनके दरमियान आपने जो है वो जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो या ब्रिजेस, वो भी आपने साथ साथ नोट करते जाना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स हैं, ठीक है। ईच अल्फा चेन जो है 141 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई थी, बीटा चेन जो है 146 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आ जाएं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे अल्फा हिलिक्स का एक शीट, ये बीटा प्लेटेड शीट नीचे आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे अल्फा हिलिक्स शीट है। जब ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्वाइल हो गए, ये पहले में सिंपल है, जब ये क्वाइल होकर अल्फा हिलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट बना देते हैं तो उस तरह की स्ट्रक्चर को अब हम प्राइमरी नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको, ठीक है। हिलिकल या बीटा प्लेटेड शीट की जब भी आपको जिक्र आएगा तो आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, आपको ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बात माइंड में आनी चाहिए फौरन से। नेक्स्ट अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्शियरी स्ट्रक्चर कब बनता है, सेकेंडरी तो बन गया, लेकिन जब पॉलीपेप्टाइड चेन जब बेंड होगी और फोल्ड हो जाएगी अपने ही ऊपर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा हिलिक्स बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ शीट बन रही है, लेकिन यहाँ थर्ड पे आके देखें आप तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ और यहाँ पे कॉइलिंग हो रही है,
इस चीज की कॉइलिंग हो रही है, अपने ही ऊपर ये कॉइल हो जाती है। जब ये बीटा प्लेटेड शीट बन जाएगी अल्फा हेलिक्स की, तो तब हम उसको क्या नाम देंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे, ठीक है। और टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन सा बांड होता है, डाइसल्फाइड बांड। और डाइसल्फाइड बांड आपको पता है, जब सल्फर और सल्फर का बांड होता है, ये देखिए मैं बता रही हूँ आपको, सल्फर और सल्फर का बांड होता है, तो ये कौन सा होता है, डाइसल्फाइड बांड। और ये किसके अंदर होगा, ये होगा टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर, डाइसल्फाइड बांड, ठीक है। और क्वार्टरनी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर तब होगी जब पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स जो है वो क्या हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं और हेल्ड हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। ये देखें, ये इकट्ठी हो गई हैं, एग्रीगेट हो गई हैं चार पे जाके, ठीक है। फिर जब ये एग्रीगेट हो जाती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं, तब उनको क्या कहते हैं, तब उनको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ठीक है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में हमारी जो एग्जांपल आ जाती है, उसमें हम मोस्टली हम डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन हमें पता है कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि इस तरह के स्ट्रक्चर को एग्जिबिट करती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, कुछ मेन पॉइंट्स थे हमने देखे इस वीडियो में। मतलब इंटरेस्टिंग वे में हमने जो है वो सारे पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए जल्दी जल्दी, और बुक की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप ये सारी वीडियो देख लेते हैं तो आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सारे पॉइंट्स साथ साथ रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात करें, ये देखें तो दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। पहले हमें फाइब्रस प्रोटीन्स देख लेते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन के अंदर जो है वो क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इनके अंदर बनी हुई होती हैं। इनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन की जब भी बात आएगी तो हमारे माइंड में सेकेंडरी स्ट्रक्चर आएगा। इनसोल्यूबल होते हैं कुछ मीडिया के अंदर, क्रिस्टलाइन नहीं होते, इलास्टिक इन नेचर होता है। और इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, मायोसिन ले लें, फाइब्रिन ले लें, कैराटीन वगैरह ले लें, तो ये फाइब्रस प्रोटीन में आ जाती है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल प्रोटीन जो होती हैं उनको हम ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। अब ये इलिप्सॉइडल या स्फेरिकल क्यों होंगी, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इनके अंदर मल्टीपल फोल्डिंग हो जाती है ना पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो ये स्फेरिकल हो जाती हैं। तो इनके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर हो जाती है, टर्शरी स्ट्रक्चर इनके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। और इनकी एग्जांपल्स हम एंजाइम्स ले लें, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन। और हमें ये पता है कि ये सॉल्युबल होती है, ठीक है। एंजाइम्स, एंटीबॉडीज ये सॉल्युबल होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी कुछ क्लासिफिकेशन की। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। इसे फर्स्ट आइसोलेट किया गया था 1869 में, और इसको पहला आइसोलेट किसने किया था, फ्रेडरिक मिशन ने आइसोलेट किया था। एक से पूछा जाता है, इसका सन भी आप देख लें 1869, ठीक है, 1869 में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप जब हम बैठे होते हैं ना तो 1869 आ जाता है, 1969 आ जाता है, 1769, तो आपको ये पहले डिजिट भी याद होना चाहिए कि 1869 में 1869 में जो है वो पहले न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हुआ था। न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ये भी हमें पता है। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो 3 सब यूनिट से मिलकर बने हुए होती हैं, जिससे हम पहला जो है वो हमारे पास 5 कार्बन जो है वो शुगर आ जाती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस आ जाती है, फास्फोरिक ग्रुप आ जाता है। तो ये 3 चीजों से मिलकर क्या बनी हुई होती है, न्यूक्लियोटाइड्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स की जब भी हम बात करते हैं हमारे माइंड में सब फट बात आती है कि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो है 2 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, प्योरीन होती है, पायरीमिडीन होती है। देखिए प्योरीन जब भी हम बात करते हैं तो प्योरीन की जो है वो एक प्योरीन और पायरीमिडीन 2 चीजें होती हैं, ठीक है, 2 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं, प्योरीन की बात करते हैं, तो प्योरीन जो है वो 2 ये रिंग की बनी होती हैं, और पायरीमिडीन जो है वो क्या होती हैं, 1 कार्बन नाइट्रोजन रिंग एंड 2 नाइट्रोजन एटम से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये चीजें जो है पता होनी चाहिए, प्योरीन क्या है, पायरीमिडीन क्या है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ मैंने आपको बताया भी हुआ है कि देखें न्यूक्लियो बेसिस जो है एडिनिन और गुआनिन, जब भी हम बात करेंगे तो ये प्योरीन में आएंगी, ठीक है। और पायरीमिडीन जो है साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ये पायरीमिडीन में आएंगी। प्योरीन डबल रिंग होती है, पायरीमिडीन सिंगल रिंग होती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये देखें, ये एडिनिन और गुआनिन 2 जो है प्योरीन होती है हमारी, और साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल ये तीनों क्या चीज है, ये पायरीमिडीन बेसिस है। न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए जो अगर हम बात करें 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए हमें पता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए वाटसन-क्रिक मॉडल भी हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है डीएनए, तमाम प्रॉपर्टीज को जो है वो डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो डीएनए के बारे में वाटसन-क्रिक मॉडल हमें पढ़ा हुआ है, जो मॉरिस वाल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज करके स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो दिया था, ठीक है।
तो जो है उन्होंने बीच में ये भी बताया था कि एडेनिन और थाइमिन ऑपोजिट होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के साथ, और इनके दरमियान जो है 2 हाइड्रोजन बांड होते हैं। किसके दरमियान 2 हाइड्रोजन बांड होते हैं? एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 बांड होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान जो है वो 3 हाइड्रोजन बांड्स होते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, आरएनए की बात करें, तो आरएनए के अंदर हमें पता है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए की टाइप्स की जिसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जो है वो कौन सा होगा? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए जो है वो टेम्पलेट यूज होता है टू मेक प्रोटीन्स। राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम्स को बनाता है, ठीक है। और ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है इसको अमाइनो एसिड को किस में ट्रांसफर करता है? बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए ट्रांसफर करता है। तो ये आरएनए के कुछ फंक्शंस थे। तो ये जो हमारी प्रोटीन बनती है जिसमें हम सेंट्रल डोगमा है हमारा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस, तो ये मैसेंजर आरएनए से लेकर ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तो ये सारे आरएनए जो है प्रोटीन की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स देख लें तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जब वो कंबाइन हो जाएं तो स्टूडेंट्स वो उनको क्या कहते हैं? उनको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन्स एग्जांपल है इसकी, ग्लाइकोलिपिड्स एग्जांपल है। ग्लाइकोप्रोटीन्स देख लें, जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो 2 डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जब वो दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक नई टर्म बना दे उसको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, और हमने आज का 2nd चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया बायो का, फर्स्ट ईयर का, जो कि था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मेरा 3rd इसका जो लेक्चर होगा वो एंजाइम्स के चैप्टर के ऊपर होगा। तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वो ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना मत भूलें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिल लगा कर पढ़ें, और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।